राम राम सभी भाइयों को। तो भाइयों, जैसे इन दी प्रीवियस वीडियो हमने जैसे किसके बारे में पढ़ा, वी हैव सीन अबाउट द कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल कंटिन्यूइंग द फर्दर प्रोसेस ऑफ फंक्शन का जो बचा उचा पोर्शन है वो सब करने वाले हैं, दैट इज़ प्योर मेथड। एंड नेक्स्ट विल बी कंप्लीटिंग द इम्प्योर मेथड। ये प्योर और इम्प्योर मेथड क्या होते हैं, ठीक। एज द नेम सजेस्ट, प्योर, प्योर का मतलब क्या, आप देखो प्योर घी, देखो प्योर घी क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी मिलावट ना हो। ऐसे इम्प्योर घी क्या होता है, अगर मैं घी की सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ घी, घी इम्प्योर है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर मिलावट है। क्या है, मिलावट। और एक घी क्या है, प्योर है, इस घी के अंदर क्या होगी, नो मिलावट, कोई मिलावट ना होगी, ठीक। तो जब हम इम्प्योर मेथड करेंगे तो इम्प्योर मेथड का मतलब क्या है, वो जो एक्चुअल पैरामीटर में क्या करेगा, मिलावट करेगा। और ये जो हमारा प्योर वाला मेथड है, ये एक्चुअल पैरामीटर में मिलावट नहीं करेगा। आप देखो कैसे करने वाले हैं इसको। अब मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर मेथड, क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन लिखूंगा। देन एक छोटे छोटे प्रोग्राम से हम इन्हें समझेंगे कि क्या है इन्हें प्रोग्राम का कंसेप्ट। प्योर मेथड की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, प्योर मेथड, ये मेथड that returns, a method that returns a value to the caller is known as, sorry, value to the caller and does not changes the state of object is known as pure method। इसका मैं एग्जाम्पल लूँगा। सपोज आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास, आई हैव टेकन द नेम एज क्लास सम। उससे पहले मैंने क्या करा, पैकेज लिखा, इम्पोर्ट जावा डॉट class name sum। I have written a function name int change int a। a equal to a plus 2 system dot out dot println a return a। This is the main method। Here I am making the scanner object for taking the input of a number। Scanner is equal to scanner system dot in। I am writing here SOPLN। Wherever I am writing SOPLN, it stands for system dot out dot println। अब इसके अंदर क्या लिखोगे, एक नंबर एंटर करो, एंटर आ इंटीजर। भाई साहब एक नंबर एंटर कर दो, दैट मीन्स एक इंटीजर नंबर एंटर कर दो। मैंने जब एक इंटीजर नंबर एंटर किया, आई हैव टेकन दैट नंबर इन एन, SC डॉट नेक्स्ट। मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास नेम इज सम, सम OB is equal to new sum। I have called the function with the object OB dot change and I have passed the n here, n SOP n इस क्लोजिंग ऑफ मेन मेथड, इस क्लोजिंग ऑफ क्लास। अब देखो इस प्रोग्राम से कैसे समझेंगे। प्योर, प्योर का मतलब क्या है, मिलावट नहीं है, बिल्कुल देसी, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल देसी घी है, कोई भी मिलावट नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो, एक नंबर इनपुट कराया मैंने, आई हैव मेड दी क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, OB। दिस इज दी कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन कॉल करा और n की वैल्यू पास कर दी। नाउ सपोज आई एम टेकिंग फॉर एन एग्जांपल द वैल्यू ऑफ n इज 10, n की वैल्यू मैंने क्या दी 10। 10 किसके पास आ गई, a के पास।
ओके, देखो जब मैंने 10 पास करा यहाँ से तो किसके पास 10 आ गई, ए के पास। मैंने लिखा a इक्वल टू a प्लस 2। देखो अब मैंने क्या करी, आई हैव मेड अ चेंज इन विच काइंड ऑफ पैरामीटर, इट इज दी फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू अब क्या होगी, 10 प्लस 2 12। 12 प्रिंट करा मैंने और रिटर्न क्या कर दिया, a की वैल्यू क्या 12। तो 12 रिटर्न करा, देन आई हैव रिसीव्ड दिस 12 वैल्यू इन वेरिएबल के के अंदर मैंने रिसीव करी। अब देखो फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न कर रहा तो रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, मैंने वेरिएबल ले लिया के, प्रिंट करा सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलेंट के की वैल्यू क्या होगी 12, एन की वैल्यू क्या प्रिंट होगी तुम्हारे 10। अब देखो इस फंक्शन को देखो, ये जो फंक्शन है व्हाई आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन इज दी प्योर मेथड। इस फंक्शन को हम प्योर मेथड क्यों बोल रहे हैं, पहली बात तो देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ो, ए मेथड दैट रिटर्न्स अ वैल्यू टू द कॉलर, दिस इज रिटर्निंग द वैल्यू टू द कॉलर। फंक्शन रिटर्न कर रहा ना तो रिटर्न डेटा टाइप इज इंट, ठीक। दूसरी चीज, एंड डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसने क्या बोली, डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का चेंज होने का मतलब क्या, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या पास करा n, ठीक। अगर एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो जाए दैट मीन्स अब ऑब्जेक्ट में कौन सा पैरामीटर पास करा n, अगर फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाए दैट मीन्स फंक्शन कंप्लीट हो गया, और फंक्शन के कंप्लीट होने के साथ अगर जो ऑब्जेक्ट में पैरामीटर पास किया है, यहाँ ऑब्जेक्ट में कौन सा पैरामीटर पास किया n, अगर इसकी वैल्यू में कोई चेंज आ जाए तो वो इम्प्योर मेथड है, अगर कोई चेंज ना आए तो वो कैसा मेथड है, प्योर मेथड है। अब देखो n की वैल्यू क्या है 10, अब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, क्या n की वैल्यू 10 से चेंज हुई, ये तो अब भी स्टिल क्या है 10 है। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, इट इज दी प्योर मेथड, क्योंकि देखो इसने जो ये पैरामीटर है इसके अंदर कोई मिलावट ही ना करी, ठीक। तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का चेंज होने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो भी पैरामीटर पास करेगा अगर उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो गया। अगर ऑब्जेक्ट ने जो पैरामीटर पास किया अगर उसकी वैल्यू चेंज ना हुई दैट मीन्स द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज्ड। अब देखो यहाँ क्या n की वैल्यू चेंज हुई, नो, इट इज स्टिल दी 10। क्या ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हुआ, नहीं। तो ठीक इसकी डेफिनेशन क्या है मैंने एक प्रोग्राम से तुम्हें समझा दिया। आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू। और अब आगे बढ़ने वाले हैं हम, तो नेक्स्ट विल बी सेइंग द इम्प्योर मेथड। इम्प्योर मेथड के अंदर क्या होगा, चेंज विल बी बॉट आउट। देखो ना इम्प्योर मेथड के अंदर चेंज कैसा होगा वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले लिखेंगे इम्प्योर मेथड की डेफिनेशन। अब इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन जनरली बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए, नेम द मेथड दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होगा इम्प्योर मेथड। नेम द मेथड दैट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होगा प्योर मेथड। तो ऐसे नेम द फॉलोइंग जो MCQ में 20 मार्क्स के उनों के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके, और जनरली क्या पूछा जा सके, और मैक्स टू मैक्स ही कैन आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन प्योर और इम्प्योर मेथड। इम्प्योर मेथड और प्योर मेथड के बीच में डिफरेंस लिखो, तो आप डेफिनेशन से डिफरेंस लिख सकते हो। डोंट मग इट अप, इन्हें याद मत करो, जस्ट अंडरस्टैंड देम। अगर इन्हें समझोगे देन यू विल नेवर फॉरगेट देम, कभी भूलोगे ना। नेक्स्ट इज द इम्प्योर मेथड। A method that may or may not return a value to the caller, but changes the state of object is known as इम्प्योर मेथड। अब इसमें क्या होगा, ये मेथड इट मे रिटर्न और मे नॉट रिटर्न, दैट मीन्स वर्ड भी हो सकती है और वर्ड के अलावा और कुछ भी हो सकती है। बेसिकली दिस इम्प्योर मेथड इज गोइंग टू डील विद दी नॉन प्रिमिटिव काइंड ऑफ वैल्यू। कैसी नॉन प्रिमिटिव वैल्यू से डील करें, एक्सेप्ट दी स्ट्रिंग, ठीक। अब देखो मैंने एक प्रोग्राम लिखा, सपोज आई हैव रिटर्न, डायरेक्टली ऐसे ही क्लास चेंज void increase, here I have declared a variable increase for int I equal to 0,
I less than a dot length I plus plus a at I equal to a at I plus 2. Guess would be a length change during method call is 4 into I equal to 0, I less than a dot length I plus plus SOT length system of out of length a at I. Here I have told the method increase. Public static void main string args. Here I have taken a array variable where I am storing 10, 12, 13, 14 चार वैल्यू स्टोर करूँगा. क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ. क्लास नेम भी चेंज OB इक्वल टू न्यू चेंज OB डॉट इंक्रीज. इसके अंदर क्या पास कर दिया 4 इंटू J इक्वल टू 0 J लेस देन B डॉट लाइन J प्लस प्लस SOP B at SOP here you can write change after function. लोग हिसाब ठीक नहीं करते, मैं इसे दोबारा लिख रहा हूँ. OB dot increase B SOP ln change after function call is 4 into J equal to 0 J less than B dot length J plus plus system of out of variable B at closing of main method and class is first. अब देखो मेन मेथड पे आओ. मैंने एक अरे डिक्लेयर करा. यू ऑलरेडी नो, मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया, वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट द कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस. ए पोजीशन इन अरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3. ठीक. अब देखो इसका साइज क्या, साइज ऑफ अरे इज 4. साइज क्यों या लेंथ क्यों. दिस इज द फंक्शन लेंथ विदाउट पैरेंथेसिस. विदाउट एक होता है लेंथ विद पैरेंथेसिस. ये फंक्शन क्या करे, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ये लेंथ स्ट्रिंग के निकाल रहा है. अगर मैं ये फंक्शन लिखूँ LEGNTH, ये किसकी लेंथ निकालेगा, ये अरे की निकालेगा. विदाउट पैरेंथेसिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अरे. और जिसके अंदर ये जो डिब्बा से लगा दो आगे ना, ये डिब्बा में पैरेंथेसिस, ये किसकी लेंथ निकाल रहा है, इट विल बी कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. देखो मैंने क्या करा, बी के अंदर ये वैल्यू स्टोर करी. आई हैव मेड द क्लास ऑब्जेक्ट बी पास कर दिया ए के लिए. अब आई इक्वल टू 0, ए के पास भी क्या वैल्यू आ गई तुम्हारी 10 12, बट एड्रेस तो सेम होगा उनका, बी पे ही ऑपरेट करेंगे. आई इक्वल टू 0 आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस ए एट 0. दो बढ़ा दो हर वैल्यू में. दैट मीन्स अब ए की जो वैल्यू होगी क्या होगी 12 14 15 और यहाँ क्या होगा हमारा 16. देखो मैंने क्या बताई, जब भी नॉन परमिटेड डेटा टाइप पास हो उसका रेफरेंस पास होता है. दैट मीन्स ये हमेशा जो चेंज होगा क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज रिफ्लेक्टेड एट दी ओरिजिनल एड्रेस. वो CDS का एग्जांपल लेके बताया ऑफिसर वाला. इसमें क्या होगा, जो ये चेंज हुआ ना कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, ये हमेशा ओरिजिनल प्लेस पर. ओरिजिनल अरे था बी. अब जो अरे है वो क्या हो गया होगा तुम्हारे 12 14 15 16. हमेशा किस पे एड्रेस रिफ्लेक्ट, ये जो चेंज है किस पर रिफ्लेक्ट करेगा, हमेशा इट विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट एट दी ओरिजिनल एड्रेस. ओरिजिनल एड्रेस किसके पास है, बी के पास. ए के अंदर जब फॉर्मल पैरामीटर के अंदर चेंज करा तो इस पर रिफ्लेक्ट करेगा ना, करेगा. ठीक. अब देखो मैंने ए प्रिंट करा.
क्या अब ये जो ओरिजिनल एलिमेंट है अरे के 10 12 13 14 प्रिंट हो गया, 12 14 15 अब अपडेटेड अरे प्रिंट होगा। अपडेटेड अरे कौन सा 12 14 15 16। नाउ द वैल्यू विल बी प्रिंटेड, क्या प्रिंट होगी 12 14 15 16 जब ये फंक्शन चलेगा, ठीक। और फंक्शन के बाद देखो ये खत्म हो गई लाइन। अब फंक्शन के बाद मैंने जब ये बी को वैल्यू प्रिंट करूँगा तो क्या 10 12 13 14 प्रिंट हो गई। हियर ऑल्सो 12 14 15 16 विल बी प्रिंटेड, क्योंकि ये जो चेंज किसके अंदर करा, ए के अंदर, इट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट एट दी ओरिजिनल प्लेस। ओरिजिनल प्लेस क्या है, बी है। अब देखो इस अगर मैं फंक्शन को बोलूँ, ये जो फंक्शन है मेरा पूरा, इट इज विच काइंड ऑफ फंक्शन, इट इज द इम्प्योर मेथड। क्यों मैं इसे इम्प्योर मेथड बोलूँगा, देखो एक तो ये वैल्यू रिटर्न भी कर सके ना भी रिटर्न कर सके, तो वॉइड भी आ सकती है और नॉन प्रिमिटिव डेटा भी आ सकती है, ठीक। जो फिफ्थ और सिक्स्थ मेथड है, वे ऑफ डिफाइनिंग द मेथड, इट इज लाइक दैट, ठीक। अब देखो ओबी डॉट इंक्रीज, ओबी ने कौन सा पैरामीटर पास किया है, बी। तो क्या इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होते होते क्या बी की वैल्यू में चेंज हुआ है, यस द वैल्यू ऑफ बी इज अपडेटेड, बी की वैल्यू में चेंज हुआ है। तो इसका मतलब मैंने क्या बताई, जब ऑब्जेक्ट जो भी वैल्यू पास करे उस वैल्यू के अंदर चेंज आ जाए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का स्टेटस चेंज हो गया, दैट मीन्स द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है चेंज नाउ। अब इसने ऑब्जेक्ट ने कौन सी वैल्यू पास करी, बी, तो बी के अंदर चेंज आया, हाँ देखो ओरिजिनल तो 10 ही, यहाँ पे क्या 12 प्रिंट हुई है। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे ये जो मेथड है ये कैसा मेथड हुआ, इट इज द इम्प्योर मेथड। तो मेनी स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द कॉल बाय रेफरेंस एंड द इम्प्योर मेथड, वो दोनों को एक ही तरीका से समझें, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसमें क्या हो, कॉल बाय रेफरेंस क्या है, इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ पासिंग द वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल टू फॉर्मल पैरामीटर। वहाँ पे हम क्या एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर की बात कर रहे हैं बस, और फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करेंगे। अब इसमें क्या हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब ये जो फंक्शन है ना, ये स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज करेगा, ये फंक्शन। तो क्या हम कॉल बाय रेफरेंस में फंक्शन की बात करें, नो, वी डोंट टॉक अबाउट द फंक्शन इन कॉल बाय रेफरेंस। हम केवल किसमें एक्चुअल फॉर्मल ही खेलते रहेंगे। इसमें क्या बात कर रहे हैं, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर रहा है। तो नाउ ये विच काइंड ऑफ फंक्शन इट इज द इम्प्योर मेथड। सो आई होप प्योर एंड इम्प्योर मेथड आर क्लियर टू यू। आई एक्सप्लेन देम इन वेरी सिंपल वे, बहुत आसानी से समझा, इसमें कुछ ना बस बहुत आसान, ठीक। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट दी स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फंक्शन। अभी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंक्शन क्या होते हैं, वन साइड स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, स्टैटिक एंड नॉन static. One side I have written static, another side I have written non-static. अब दोनों का मैं एग्जाम्पल लिखूँ, मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक void calculate int p int q sup p plus q. Here I have written public void calculate int p int q sup p plus q. अब देखो दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज here static keyword is used inside the function prototype of a static method. अब जिस भी मेथड के अंदर याद रखो, जिस भी मेथड की फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर कौन सा कीवर्ड यूज हो जाए, स्टैटिक कीवर्ड, तो वो कैसा फंक्शन है, इट इज द स्टैटिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन। क्या इसके अंदर स्टैटिक यूज्ड है, नो, तो ये कैसा फंक्शन है, इट इज द नॉन स्टैटिक। स्टैटिक लिखा हो तो स्टैटिक फंक्शन है, नॉन स्टैटिक लिखा, सॉरी स्टैटिक ना लिखा हो तो कैसा फंक्शन है, नॉन स्टैटिक है। अब देखो ये तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक, ये तो सब कुछ जान सके, हर कोई बंदा बता सके। नाउ मेन चीज क्या है, याद रखो स्टैटिक फंक्शन डज नॉट रिक्वायर द क्लास ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग पर्पस। स्टैटिक फंक्शन को कॉलिंग पर्पस के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत ना होती है, बट नॉन स्टैटिक रिक्वायर्स दी
क्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेन मेथड। जब इसको मेन मेथड से कॉल करोगे तो नॉन स्टैटिक को किसकी जरूरत पड़ेगी, क्लास ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। अभी तक जितने फंक्शन पढ़े उसमें क्या लिखा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो उसे क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या करेगी, कॉल करेगी, ठीक। बट जब भी फंक्शन कैसा बन जाए स्टैटिक, तो स्टैटिक फंक्शन का दूसरा नाम क्या हो गया, क्लास मेथड, क्लास फंक्शन, ठीक। तो जब भी स्टैटिक फंक्शन होगा तो उसको क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत ना होती है, डायरेक्टली यू कैन कॉल देम। अब कैसे इसे कॉल करोगे, सपोज क्लास में मैंने लिया सम है, फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेट। तो जैसे कि इसे कॉल करोगे सम डॉट कैलकुलेट 5,10। मेन मेथड लिखोगे, मेन मेथड के अंदर बेसिक लाइन लिख दो, क्लास का रेफरेंस लिखो, और डायरेक्टली आप क्या करेंगे, स्टैटिक मेथड किसका मेथड है, क्लास का मेथड, तो क्लास इसे अपने आप ही डायरेक्टली कॉल कर लेगी, क्लास को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आई होप ये ऑब्जेक्ट वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हुआ होगा। जबकि नॉन स्टैटिक में क्या होगा, तुम्हें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है। वन मोर थिंग, अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो मेथड से बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटू ए इक्वल टू 10, ठीक, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो याद रखो इंस्टेंस वेरिएबल कैन नेवर बी यूज्ड इनसाइड दी नॉन स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल यूज ना होती हैं, ठीक। हमेशा कैसे वेरिएबल यूज होंगे, ऑलवेज दी लोकल एज वेल एज दी स्टैटिक वेरिएबल विल बी यूज्ड। क्या ये स्टैटिक है, नहीं। अगर मैं इसे स्टैटिक बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, स्टैटिक बनाने के लिए स्टैटिक लगा दो इसके आगे। अब ये वेरिएबल कैसा बन गया, स्टैटिक बन गया, और अनदर नेम ऑफ दिस वेरिएबल इज द क्लास वेरिएबल, ठीक। याद रखो, क्या याद करोगे कि स्टैटिक फंक्शन के अंदर इट विल ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ वेरिएबल, हमेशा स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। अब क्या ये तो स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, फिर ये क्यों यूज हो रहे हैं, ये इस वजह से यूज हो रहे हैं बिकॉज दे आर दी एलबी मीन्स लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल है, ये किसके अंदर डिक्लेयर्ड है, मेथड के अंदर ही डिक्लेयर्ड है। इनकी औकात जो है दैट मीन्स देयर स्कोप इज लिमिटेड टू मेथड इटसेल्फ। तो ये कैसी वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है, ठीक। जबकि नॉन स्टैटिक में क्या होगा, यू कैन यूज द इंस्टेंस वेरिएबल, हियर इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी यूज्ड, आसानी से यूज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो ये मैंने 3 पॉइंट लिखवाए, इन 3 पॉइंट को भी मैं डिफरेंस में लिखवाऊंगा। आई होप जो स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है वो क्लियर हुआ होगा। स्टैटिक क्या होगा, सबसे पहले तो फंक्शन टू टाइप के अंदर स्टैटिक यूज होगा, नॉन स्टैटिक में नहीं होगा। सेकंड, इट डज नॉट रिक्वायर द क्लास ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग पर्पस। कैसे कॉल होगा, क्लास का नाम लिखो, डॉट लगा, फंक्शन नाम लिखो, इन्वोक कर दो, ठीक। इन्वोक का मतलब कॉल करना, इसको क्लास का ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक। ये इसके अंदर क्या हो सकता है तुम्हारे, इट कैन यूज दिस काइंड ऑफ वेरिएबल ओनली दी स्टैटिक वेरिएबल। कैसी वेरिएबल यूज होंगे, स्टैटिक और लोकल वेरिएबल। क्या इंस्टेंस यूज हो सकते हैं, नो, इसके अंदर इंस्टेंस यूज हो सकते हैं, ठीक। ये बेसिकली 3 डिफरेंस है बिटवीन दी स्टैटिक एंड दी नॉन स्टैटिक फंक्शन। इस कॉलिंग पर्पस वाली बात को अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाऊँ, सपोज दिस इज फादर, दिस इज सन। अगर ध्यान से सुनो, कंसीडर दैट नॉन स्टैटिक फंक्शन एज दी नाइबर, कौन है ये, नाइबर, ठीक। नाइबर कौन होते हैं, पड़ोसी। अब देखो, अगर फादर को नाइबर को कॉल करना है, फादर कौन है, क्लास, अब क्लास को किसे कॉल करना है, नाइबर को, तो मुझको एक किसकी जरूरत पड़ेगी, आई विल बी रिक्वायरिंग एन इंस्टेंस। देयर इंस्टेंस का मतलब मुझे एक बीच में वीडियो की जरूरत पड़ेगी, कौन है, बेटा। तो फादर किससे बोलेंगे, किससे बुलाने के लिए, सन से, और सन जाके किसको बुलाएगा, नाइबर को। तो सेम वे में क्लास का पहले क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जाके किसे कॉल करेगा, फंक्शन को। ये कहानी किसकी है, इज दी नॉन स्टैटिक। अब जो स्टैटिक है उसमें क्या होगा, अब डायरेक्टली अगर फादर को सन को कॉल करना तो क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है, नहीं, ऑब्जेक्ट की क्यों जरूरत पड़ेगी। अब तो फादर डायरेक्टली सन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बेस्ट फादर क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, डॉट जो सन होगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक। तो फादर कौन, क्लास, डॉट मेथड का नेम लिखो, ठीक। आई होप द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक इज क्लियर। अब मैं इस डिफरेंस को टेबलर फॉर्म में लिख देता हूँ। स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, it uses static
keyword in its function prototype. It does not uses static keyword in its function prototype. It does not require the class object for its calling purpose. इसको किसकी जरूरत ना होती है? क्लास ऑब्जेक्ट. It requires class object for calling purpose. Here IB stands for instance variable. IB stands for instance variable. Can't be used. IB can be used. इसको यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल यूज हो सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल ना यूज हो सकते. आई होप द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज फंक्शन ओवरलोडिंग. अब देखो फंक्शन से जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाने ना किससे हमें, इट इज फ्रॉम फंक्शन ओवरलोडिंग. बार बार ऐसा कोई बोर्ड का पेपर ही ना जिससे फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन ना आए, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन. इट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जस्ट प्लीज पे अटेंशन टू दिस टॉपिक, फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग LOADING. I'm writing the definition. The process of using the function for more than one purpose with the same name but different number or data type, but different number of different or different data type of argument. एक ऐसा तरीका था, प्रोसेस ऑफ यूजिंग द फंक्शन फॉर मोर देन वन पर्पस विद द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ द आर्गुमेंट्स. सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइजेस व्हाई द फंक्शन ओवरलोडिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जावा. फंक्शन ओवरलोडिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली इसका क्या है, समटाइम्स वी नीड टू कैरी द सेम टास्क. कभी कभी क्या होगा, हमें सेम टास्क परफॉर्म करना. सपोज मैंने प्रोग्राम लिखा किसका, एरिया निकालना तुम्हें ट्रायंगल का, एरिया निकालना तुम्हें रेक्टेंगल का, और यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर. सेम वे में एरिया किसका निकालना है तुम्हें, स्क्वायर का. अब देखो मेरी बात सुनो, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ठीक. अब ट्रायंगल का जो एरिया वो भी एरिया है, रेक्टेंगल का भी क्या निकालना है, एरिया, स्क्वायर का भी क्या निकालना है, एरिया. क्या तीनों में जो टास्क परफॉर्म हो रहा है वो सेम होगा ना, होगा. या यू आर कैरिंग आउट द सेम टास्क हियर. क्या है टास्क, यू आर कैलकुलेटिंग द एरिया. तो इस केस में मैं क्या करूँगा, फंक्शन का नेम सेम कर दूंगा, ठीक. तो उसी को क्या बोलूँगा, आई विल कॉलिंग इट एज फंक्शन ओवरलोडिंग. तो क्यों जरूरत पड़ी इसकी, जब हम सेम टास्क को परफॉर्म कर रहे हो देन वी रिक्वायर द फंक्शन ओवरलोडिंग इन जावा. अब देखो ट्रायंगल का भी क्या कर रहे हैं, एरिया, रेक्टेंगल का भी एरिया, अगेन यू आर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक. उसी वक्त में किसकी जरूरत पड़ेगी, फंक्शन ओवरलोडिंग की. अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के. अब जब ये जावा के अंदर आई इसके कुछ एडवांटेजेस तो होंगे. एडवांटेजेस ऑफ एफओ. एफओ स्टैंड्स फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग. यहाँ कोई फॉक्स नहीं है, कोई फॉक्स समझ जाए. फर्स्ट एडवांटेज इज इट मेक्स द एग्जीक्यूशन of the
प्रोग्राम ईजियर, ये क्या करेगी, एग्जीक्यूशन को आसान कर देगा। जो बहुत बड़े प्रोग्राम जाने उनके जो छोटे पार्ट में डिवाइड करके एग्जीक्यूशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। सेकेंड एडवांटेज इज कोड कैन बी रीयूज्ड। इससे क्या होगा, जो कोडिंग है तुम्हारी वो क्या रीयूज हो सके। इट इज़ लाइक द एडवांटेज ऑफ फंक्शन, फंक्शन को भी हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो सेम फंक्शन का ही, फंक्शन ओवरलोडिंग का भी एडवांटेज है, इट कैन बी रीयूज। दैट मीन्स जो कोड है वो क्या तुम्हारे बार बार रीयूज हो सके। अब देखो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। कंडीशन मैंने वैसे डेटा टाइप इसमें डेफिनेशन में लिखी, वो कंडीशन में दोबारा बताऊँगा। अब देखो कंडीशंस इसकी क्या होंगी, कंडीशंस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। फर्स्ट इज फंक्शन नेम शुड बी सेम, फंक्शन का नेम क्या होना चाहिए, सेम। सेकंड इज फंक्शन नेम शुड बी सेम। सेकंड इज द डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट में differ. Third is the number of argument may differ. आर्गुमेंट क्या है, जितने नंबर होंगे वो डिफर कर सकते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस आर सपोर्टेड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग। किस टाइप के फंक्शन को सपोर्ट करेगा फंक्शन ओवरलोडिंग, वो देखो ध्यान से। सपोज मैंने लिखा है फंक्शन का नाम void area int l int b। दूसरा फंक्शन का नाम लिखा मैंने, दिस इज फंक्शन नंबर a, here I have written फंक्शन नंबर b, void area int s, c I have written void area, here I have written double base comma int height। और देखो ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना, दिस कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर, इट इज कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इसमें, अब इस कंडीशंस के हिसाब से देखो, कंडीशंस में क्या है, जो फर्स्ट वाली कंडीशन है इट विल ऑलवेज बी 100% ट्रू, हमेशा 100% ट्रू होनी ही चाहिए। इन दोनों में से क्या, दूसरी और तीसरी में से कोई एक ट्रू हो। तो अगर मैं इसके फ्लो चार्ट की बात करूँ तो इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा फंक्शन ओवरलोडिंग का, दैट मीन्स कंडीशन 1, फिर उसके साथ क्या लगेगा एंड, फिर क्या होगी कंडीशन 2 और कंडीशन 3। ठीक, इसका मतलब क्या, कंडीशन 1 तो 100% ट्रू होनी चाहिए और कंडीशन 2 या 3 में से कोई एक ट्रू हो। जो ये दूसरी और तीसरी कंडीशन लिखी है मैंने, इनमें से क्या हो, कोई एक ट्रू हो। अब देखो पहले और ए और बी फंक्शन को देखो, क्या ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, पहली कंडीशन चेक करो, फंक्शन नेम शुड बी सेम, एरिया एरिया, सही बात है। द डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट में डिफर, देखो आर्गुमेंट डेटा टाइप इंट इंट इंट, ये तो फॉल्स होगी कंडीशन। मैंने क्या बताया, ये तो ट्रू होनी चाहिए। इन दोनों में से सेकंड और थर्ड कंडीशन में से कोई एक ट्रू हो। द नंबर ऑफ आर्गुमेंट में डिफर, यहाँ कितने आर्गुमेंट हैं, 2, यहाँ कितने आर्गुमेंट है, 1। तो क्या ये तीसरी कंडीशन ट्रू है, हाँ देखो यहाँ 2 ही आर्गुमेंट है, यहाँ 1 आर्गुमेंट है। तो बोथ ए एंड बी आर दी ओवरलोडेड फंक्शन। ये कैसे फंक्शन है, ओवरलोडेड है। अब सपोज ध्यान से देखो बी और सी को चेक करो, पहली कंडीशन चेक करो, फंक्शन नेम शुड बी सेम, एरिया एरिया फंक्शन नेम सेम है। उसने बोली क्या, द डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट में डिफर, यहाँ एक की इंट है, इंट एक ही आर्गुमेंट, एक की डबल है, एक की यहाँ इंट। देखो आर्गुमेंट की डेटा टाइप डिफर कर रही, बट इसे देखो बेटर वे में, द नंबर ऑफ आर्गुमेंट में डिफर, यहाँ कितने आर्गुमेंट हैं, 1, और यहाँ कितने आर्गुमेंट हैं, 2। क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ 1 आर्गुमेंट है, 2 आर्गुमेंट है। तो ये क्या है, बोथ बी एंड सी आर ऑल्सो दी फंक्शन ओवरलोडिंग। यही दोनों कैसे ओवरलोडेड फंक्शन है। ठीक, अगर ध्यान से देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट एच। अब देखो फंक्शन नेम शुड बी सेम, एरिया एरिया सेम, द डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट में डिफर,
यहाँ देखो आर्ग्यूमेंट की टाइप इंट इंट है, यहाँ क्या डबल और इंट। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ ये ट्रू है। इन दोनों में से क्या ट्रू होनी चाहिए? एक। तो बी और सी आर दी ओवरलोडेड फंक्शन। ये कैसे फंक्शन है? अब ओवरलोडेड फंक्शन है। अब ए और सी को चेक करो, देखो ध्यान से देखना, ए और सी में क्या है? फंक्शन नेम शुड बी सेम। ए और सी में एरिया एरिया, हाँ कंडीशन इज ट्रू। द डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट में डिफर, यहाँ क्या इंट इंट, यहाँ क्या डबल और इंट। दैट मीन्स दूसरी बार कंडीशन ट्रू होगी। और का मतलब क्या? कंडीशन 2 या कंडीशन 3 में से एक ट्रू हो और कंडीशन 1 100% ट्रू हो, तो ये दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। दैट मीन्स द ओवरऑल कंडीशन इज ट्रू। तो ये दोनों ए और सी कैसे फंक्शन ओवरलोडेड है। आप देखो ध्यान से देखो, अब फंक्शन ए और बी को चेक करो, ध्यान से देखना। फंक्शन नेम शुड बी सेम, एरिया एरिया फंक्शन का नेम सेम है, बट द डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट में डिफर। डेटा टाइप इंट इंट। द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में डिफर, दो आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स। तो क्या ये दोनों मैंने क्या बताया, ये तो पहली तो ट्रू होनी चाहिए, और इन दोनों में से क्या है? कोई एक, मिनिमम वन शुड बी ट्रू, कोई एक ट्रू होनी चाहिए। ये तो दोनों की दोनों ही फॉल्स हो गई। तो क्या ये ओवरलोडेड फंक्शन है? नो, दे आर नॉट दी ओवरलोडेड फंक्शन। अब ए और बी ओवरलोडेड फंक्शन नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स थ्रू दिस फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट से क्या हुआ? कंडीशन 2 और कंडीशन 3 है, इन दोनों में से कोई एक, और कंडीशन 1 हमेशा 100% इनके साथ ट्रू होनी चाहिए। दैट मीन्स इस फ्लो चार्ट से तुम आसानी से पहचान सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी ओवरलोडिंग। अगर बहुत सारे तुम्हें फंक्शन दे जाएं तो तुम आसानी से इस फ्लो चार्ट से क्या पहचान सकते हो कौन से फंक्शन उनमें से क्या है ओवरलोडिंग है। तो फ्रेंड्स अब एक छोटा सा प्रोग्राम वी विल बी सीइंग रिगार्डिंग द फंक्शन ओवरलोडिंग, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक दो रिकर्सिव फंक्शन बची है, उसे में से एक दो वीडियो में आगे कवर करेंगे। Suppose I have written a question, design a class to overload a function volume as follows: is void volume int s to calculate and print the volume of Q. B void volume int L, int B, int H to calculate and print the वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड। इसका क्यूबोर्ड का वॉल्यूम निकाल कर प्रिंट करो। अब देखो, अब इन दोनों फंक्शन को चेक करो, क्या ये फंक्शन ओवरलोडिंग है? फंक्शन नेम शुड बी सेम है। द डेटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट में डिफर, यहाँ भी इंट है, यहाँ भी इंट है, ये तो दूसरी कंडीशन फॉल्स। द नंबर ऑफ आर्गूमेंट में डिफर, यहाँ एक आर्गूमेंट है, यहाँ कितने आर्गूमेंट है? 3 आर्गूमेंट। तो क्या ये ओवरलोडेड फंक्शन है? यस दे आर दी ओवरलोडेड फंक्शन। अगर मैं तीसरा फंक्शन और लिखूँ यहाँ वॉइड वॉल्यूम, here I have written double up to calculate and print the volume of sphere। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r²। अब देखो ये तीनों के तीनों फंक्शन क्या हैं? ओवरलोडेड फंक्शन है। थ्रू दोज कंडीशन, वो जो फ्लो चार्ट बताया उससे चेक कर सकते हो तीनों क्या हैं? ओवरलोडेड फंक्शन है। अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्वेश्चन कैसे करने होंगे मैं आपको बताऊंगा, उसे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन द पैकेज import java.util.stx class I have written over void volume int s SOPLN volume of Q is plus get dot count s comma void volume int
L int B int H SOP volume of cuboid is plus L into B into H void volume double R SOP again volume of sphere is plus 4/3 pi R cube method of R, 3. Now I have written the main method with static volume, string arcs. I have made this kind of object here. Scalar S equal to new scalar system dot in. I have made the class object here over OB equal to new SOP enter the side of cube. Enter S1 equal to SC dot next. तो मैंने क्या करा फंक्शन कॉल करना है कॉल दी फंक्शन OB डॉट वॉल्यूम और आई हैव पास दी S1 अगेन आई हैव मैसेज SOP लाइन enter length comma breadth and height height of cuboid. Enter L1 equal to SC dot next enter B1 equal to SC dot next enter H1 equal to SC dot next enter. Again I am calling the function OB dot volume. Here I have called pass the L1 comma B1 comma H1. SOP ln enter the radius of sphere double R1 equal to SC dot next double OB dot volume I pass the R1 here this closing of main method class is closed. ठीक अब देखो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए एक चीज़ की जरूरत होता है साइड. क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड की क्यूब करते हो दैट मीन्स S इंटू एस तो बैक डॉट पावर S,3 क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा. क्यूबोर्ड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों की मल्टीप्लाई कर दो. स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 पाई वैल्यू इज 22/7 आर क्यूब मीन्स आर की पावर 3. अब देखो मेन मेथड बनाया उसके अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया क्योंकि डेटा इनपुट कराना इसके लिए एक आर्गूमेंट हियर यू रिक्वायर द 3 आर्गूमेंट हियर 1 आर्गूमेंट. तो टोटल कितने आर्गूमेंट इनपुट करनी है 5 आर्गूमेंट यू हैव टू टेक एज द इनपुट. ओवर OB इक्वल टू न्यू ओवर OB इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओवर. SOP पहले एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर S1 में मैंने ले ली OB डॉट वॉल्यूम. अब S1 अब देखो वॉल्यूम का ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर जो आर्गूमेंट पास हो रहा हो इंट का हो. इंट की डेटा टाइप है और एक आर्गूमेंट पास हो रहा हो. देखो इसके अंदर एक आर्गूमेंट पास हो रहा है इंट की डेटा टाइप है तो कौन से फंक्शन को इन्वोक करेगा ये बार इट विल इन्वोक दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब. जो क्यूब वाला फंक्शन है इसे इन्वोक करेगा. दिस इज ओनली नोन एज दी अर्ली बाइंडिंग. इसी को क्या बोले हैं अर्ली बाइंडिंग EARLY अर्ली बाइंडिंग. और इसका दूसरा नेम इज स्टैटिक बाइंडिंग. क्या बोलते हैं इसे अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग. इसका मतलब क्या हो गया मैचिंग दी बेस्ट मैच. देखो अभी जो फाइंडिंग दी बेस्ट मैच. अब देखो बेस्ट मैच का मतलब क्या एक डेटा टाइप हो और एक ही आर्गुमेंट हो. तीनों में से ऐसा कौन सा फंक्शन है पहले ही बार आता हो इंट डेटा टाइप हो
और एक आर्गुमेंट हो तो कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा पहले बार, तो दिस इज ओनली कॉल्ड दी अर्ली बाइंडिंग और दी स्टैटिक बाइंडिंग। अब मैंने 3 चीज इनपुट कराई L1 B1 H1। अब देखो ऐसा कौन सा फंक्शन है वॉल्यूम का जिसके अंदर 3 आर्गुमेंट रिसीव हो रहे हो और तीनों की डेटा टाइप हो इंट, एक आर्गुमेंट है, तीनों की डेटा टाइप इंट, 3 आर्गुमेंट रिसीव हो रहे हैं, इट विल कॉल दी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड वो होगा कीबोर्ड का वॉल्यूम निकल जाएगा, SOPLN एंटर द रेडियस ऑफ स्क्वायर। अब ऐसा कौन सा फंक्शन है वॉल्यूम का जिसके अंदर आर्गुमेंट जो उसकी डेटा टाइप क्या हो, डबल हो और एक आर्गुमेंट पास होगा। देखो क्या डबल है डेटा टाइप में, क्या डबल है डेटा टाइप में, डबल है हाँ। अब चेक करो नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक है, हाँ एक है, कौन सा मैच होगा ये वाला, तो कौन सा फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, थर्ड फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर विल बी कैलकुलेटेड और प्रिंट हो जाएगा। यही तुम्हारे क्या फंक्शन ओवरलोडिंग, सेम फंक्शन नेम बट दे आर डिफरिंग इन नंबर ऑफ आर्गुमेंट और दी डेटा टाइप ऑफ दी आर्गुमेंट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बहुत सारी पढ़ाई करी, तो वी हैव सीन दी प्योर इम्प्योर मेथड पढ़ी हमने, देन वी हैव कम टू दी स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड पढ़ी हमने, उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी, उसकी ज़रूरत क्यों होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी, डू सब